नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और आज अपन चालू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल में जल। इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे कि वायुमंडल में किन किन रूपों में जो है वो जल पाया जाता है, संघनन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, बादल किस हिसाब से बनते हैं और बादल कितने प्रकार के होते हैं। फिर अपन देखेंगे कि विश्व में जो है वह वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, अक्षांशों के आधार पर वर्षा का वितरण क्या है, तापमान किस प्रकार वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, पवने जो है स्थानीय जो परमानेंट जो पवने हैं वो किस प्रकार वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, जिनमें व्यापारिक पवने क्या भूमिका निभाती है तथा पछुआ पवने क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय वायुमंडल में जल। पहले अपन देखेंगे कि वायुमंडल में जल की उपस्थिति देखें तो पिछले अध्याय में अपन ने देखा था कि पृथ्वी पर जल जो है वह 71% पाया जाता है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में 61% जो है जल है और स्थलीय भाग बाकी जो बच गया 39% है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, लगभग 81% जो है जल दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है भूमि की तुलना में। तो वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो 0 से 4% तक पाई जाती है। एवरेज अगर देखें तो समुद्र की सतह पर लगभग 1% जलवाष्प पाई जाती है। और वायुमंडल में अपन देखें तो जल किन रूपों में पाया जाता है। जल तीनों रूपों में पाया जाता है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये जो है तरल अवस्था में भी पाया जाता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जलवाष्प के रूप में यह गैसीय अवस्था में होता है, और जब वर्षा होती है जल की बूंदों के रूप में यह तरल अवस्था में होता है, और जब हिम बनती है, बर्फ जो होती है, बर्फ जो गिरती है, तब यह है ठोस अवस्था में वायुमंडल में जल पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो अगर अपन आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है वही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है वही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहलाती है। अपन देखते हैं कि जब बारिश का टाइम होता है लगभग अगस्त सितंबर के आसपास, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तापमान जो है वह मई जून जितना नहीं रहता, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसका कारण जो है उस समय वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण अपने को चिपचिपा सा महसूस होता है, अधिक गर्मी महसूस होती है। अब अपन ऊंचाई का प्रभाव यदि अपन देखें जलवाष्प पर, तो जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल में 16 किलोमीटर तक की होती है। 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प नहीं मिलती। तो अपन ने अब तक देख लिया आर्द्रता, देख लिया आर्द्रता क्या है। अब देखते हैं कि जलवाष्प धारण करने की क्षमता व तापमान, इनमें क्या संबंध होता है। तापमान और जलवाष्प में संबंध देखते हैं। तो तापमान का प्रभाव यदि अपन देखें तो अगर ताप बढ़ता है तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा तो वायु की जो है वह जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसके ठीक विपरीत, अगर तापमान कम होता है तो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो तापमान और जलवाष्प में अपन ने संबंध देखा है वह विपरीत संबंध है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आर्द्रता के प्रकार। अब यहाँ अपन 3 प्रकार की आर्द्रता के बारे में चर्चा करेंगे। पहली आर्द्रता जो है वह है अपनी निरपेक्ष आर्द्रता। अपन आयतन के संदर्भ में अगर आर्द्रता को देखेंगे तो उसे बोला जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। भार के संबंध में देखेंगे तो वह हो जाएगी सापेक्ष आर्द्रता। तो पहले अपन देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता। हवा के प्रति इकाई आयतन में, आयतन के संदर्भ में देख रहे हैं, हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को जो है वह निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि हर आयतन में, हर घन मीटर में जो है कितने ग्राम अपने पास आर्द्रता है, जलवाष्प की मात्रा है, वही निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में जो है दर्शाया जाता है। अब इसकी बात करें निरपेक्ष आर्द्रता की, तो वह इतनी विश्वसनीय नहीं होती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा घटेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता भी जो है वह बढ़िया घट जाती है। इस कारण निरपेक्ष आर्द्रता इतनी विश्वसनीय नहीं है। तो निरपेक्ष आर्द्रता की जगह अपन विशिष्ट आर्द्रता की चर्चा करेंगे। तो निरपेक्ष आर्द्रता में अपन ने देखा कि आयतन के संदर्भ में अपन ने जलवाष्प को देखा। अब यदि भार के संदर्भ में देखें, निरपेक्ष आर्द्रता में देखा कि प्रति घन मीटर आयतन में जो है कितने ग्राम अपने पास जलवाष्प है। अब अगर देखें कि हर एक किलोग्राम में कितने ग्राम जो है वह अपने पास जलवाष्प है, तो इसे दर्शाया जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता के द्वारा। हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहा जाता है, विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। उसे अपन माप रहे थे ग्राम प्रति घन मीटर में निरपेक्ष आर्द्रता को, और यहाँ विशिष्ट आर्द्रता को अपन मापेंगे ग्राम प्रति किलोग्राम में। यह आर्द्रता को व्यक्त करने का अधिक उपयोगी तरीका है, क्योंकि यहाँ अपन ने आयतन की जगह जो है, आयतन बढ़ता घटता जाता है तापमान के आधार पर, लेकिन भार वही लेते हैं अपन हर बार 1 किलोग्राम या
जितनी भी मात्रा अपन ले रहे हैं तो वह भार जो है तापमान के आधार पर बढ़ता घटता नहीं है, इसीलिए विशिष्ट आर्द्रता का मान भी तापमान के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा नहीं। इसलिए निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में विशिष्ट आर्द्रता जो है वह अधिक विश्वसनीय तरीका माना जाता है। अब अपन देखते हैं तीसरा, सापेक्षिक आर्द्रता, यानी किसी भी तापमान पर अपन वायुमंडल में वास्तविक देख लेते हैं कि जो जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तथा उसी तापमान पर अपन देखते हैं कि उसकी धारण क्षमता कितनी है। उदाहरण के लिए अपन देखें तो ऐसा देख सकते हैं कि निश्चित तापमान को अपन मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है। और इस समय जो है जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में, इस समय जलवाष्प की मात्रा है वो है 5 ग्राम, और जो क्षमता है भाई कितनी ग्राम जो है उसमें जलवाष्प आ सकती है वह है 10 ग्राम, यानी कि कैपेसिटी जो है वायु की वो है भाई 10 ग्राम जलवाष्प ये स्टोर कर सकती है, रख सकती है अपने पास। लेकिन वास्तविक रूप से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी समय जो है वह जलवाष्प की मात्रा है 5 ग्राम। तो विशिष्ट जब सापेक्षिक आर्द्रता अपन निकालेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में निकाला जाता है। तो ये कितनी प्रतिशत हो जाएगी सापेक्षिक आर्द्रता, इस समय हो जाएगी लगभग 50% के आसपास। इस प्रकार अपन सापेक्षिक आर्द्रता को निकाल सकते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है, 5 ग्राम अगर मात्रा है वास्तविक रूप से और उसकी धारण क्षमता 10 ग्राम है, तो लगभग जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी वह 50% आएगी। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप से किसी तापमान पर वास्तविक रूप से कितनी जलवाष्प की मात्रा है और उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, उसको अपन प्रतिशत में जब निकालेंगे तो अपने पास सापेक्षिक आर्द्रता का मान आएगा। सापेक्षिक आर्द्रता का अन्य सूत्र भी हो सकता है, यह इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे याद जरूर रखिएगा आप। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब है कि निरपेक्ष आर्द्रता बट्टा आर्द्रता सामर्थ्य है। आर्द्रता सामर्थ्य का अर्थ है मतलब कैपेसिटी कितनी है, कितनी जलवाष्प वो धारण कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने देखा था कि किसी वायु की जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य वह 10 ग्राम है। कितनी भी हो सकती है आर्द्रता सामर्थ्य, ये ले सकते हैं। मान लो भाई एक 10 लीटर की बाल्टी है तो उसका जो सामर्थ्य होगा वो कितना होगा, वो 10 लीटर का होगा, उससे ज़्यादा उसमें पानी नहीं आएगा। तो यही आर्द्रता सामर्थ्य है वायु का, कि वायु जो है किसी समय कितनी जलवाष्प धारण कर सकती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता का सूत्र हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता बट्टा आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100, प्रतिशत में से निकाल लेंगे। अब अपन देखते हैं कि यदि वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तो वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा, जब वाष्पीकरण अधिक होता है तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है तो इस समय सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ेगी। यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता और जलवायु में जो जलवाष्प जो है उसमें क्या संबंध है, उसमें समानुपाती संबंध है। अब है कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाए तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। यदि अपन तापमान बढ़ाएंगे तो अपने को पता है कि वायु जो है वह फैलती है तो उसके कारण क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य जो है, एक मान लो भाई कोई, अपन इस हिसाब से देखते हैं कि इतना कोई वायु का अपन भार देखते हैं, उसमें जलवाष्प की मात्रा देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि जब तापमान बढ़ जाए तो तापमान बढ़ेगा तो वायु फैलेगी। अब पहले जो इतनी वायु थी वो मान लो फैल के इतनी होगी, तो जब ये फैल के इतनी हो जाएगी तो इसका आर्द्रता सामर्थ्य होगा, एक तो पहले इतने से में जलवाष्प आ रही है, अब देख रहे हैं कि इतने में जलवाष्प जो आएगी वो अधिक होगी। अब यदि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ गया, निरपेक्ष आर्द्रता सूत्र अपने पास था निरपेक्ष आर्द्रता बट्टा आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100, ये सूत्र अपने पास था। अब यदि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगा तो अपने को पता है कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है वह कम होती जाएगी। तो आर्द्रता सामर्थ्य जितना जितना बढ़ेगा अपनी सापेक्षिक आर्द्रता उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि यह यहाँ क्या है, भाग में है। तो जितने अधिक अपन मान का भाग लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू उतनी ही कम आती जाएगी। अब अपन देखते हैं कि हवा का तापमान यदि कम हो जाए तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। हवा का तापमान कम होगा, वायु सिकुड़ेगी तो आर्द्रता सामर्थ्य सिकुड़ेगी तो आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य भी अपने आप कम हो जाएगा। और जब अपन कम वैल्यू का भाग लगाएंगे तो अपने आप अपने पास जो मान आएगा वह अधिक आएगा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिक हो जाएगी। तो अपन ने ये देख लिया कि तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य में क्या है, सीधा संबंध है कि तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी, और तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में क्या होगा, विपरीत संबंध होगा, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ रहा है, अधिक वैल्यू का भाग लगेगा तो अपने पास जो भी मान आएगा वह कम आएगा। अब आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता को क्यों पढ़ते हैं, जलवायु को समझने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता को भी समझना आवश्यक है। सापेक्षिक आर्द्रता का अगर मान देखें अलग अलग क्षेत्रों में तो पहले अपन देखते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है। तो अधिकतम जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वह होती है अपने विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री
अक्षांश के आसपास। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो है यह न्यूनतम होती है। तो अधिकतम कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर अधिकतम, और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के आसपास जो है यह न्यूनतम होती है। दो चीजें अपने को पता चल गई। उच्च अक्षांश के आसपास देखें तो सापेक्षिक आर्द्रता, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, ऊपरी अक्षांशों की ओर जाते हैं, अक्षांश का मान बढ़ता है तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक है विषुवत रेखा के आसपास। सबसे कम कहाँ है? 30 डिग्री अक्षांश के आसपास सबसे कम है दोनों गोलार्धों में। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है, तो पुनः जो अपनी आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता है, वह बढ़ने लगती है। वर्षण और वाष्पीकरण का वितरण भी देख लेते हैं, आगे इस पे विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। एक बार कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि 0 से 10 डिग्री और 40 से 74 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है वह वर्षा कितनी होती है? वह वर्षा जो है अधिकतम होती है। लगभग 0 से 10 डिग्री के आसपास संवहनीय वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा का यही क्षेत्र है। उसके बाद 2 नंबर पर अपन देखें तो 40 से 74 डिग्री अक्षांश के आसपास भी वर्षा जो है वह अधिक होती है। यह दूसरा वर्षा का अधिकतम क्षेत्र है। 10 से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास देखें तो यहाँ वर्षा कम होने लगती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। अभी ऊपर का अपन ने जो दो देखा, वहां वर्षा अधिक हो रही है पर वाष्पीकरण जो है वह कम होता है। लेकिन 10 से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण की मात्रा जो है वह ज्यादा है। अब देखते हैं संतृप्त वायु या औसांक। अभी अपन ने देखा था आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य जो देखा था, आर्द्रता सामर्थ्य में अपन ने क्या देखा था? आर्द्रता सामर्थ्य में अपन ने देखा था कि कोई भी वायु है, कोई भी मान लो ये वायु है, इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता। अब जलवाष्प धारण करने की क्षमता देख रहे हैं, मान लो कि यह कितनी है? 10 ग्राम इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है। अब अगर इसमें 10 ग्राम पूरी, ये पूरी की पूरी वायु जो है यह जलवाष्प से भर जाए, मान लो कि इसमें पूरी जो है वो जलवाष्प भर गई। कितने ग्राम जलवाष्प भर गई? 10 ग्राम ही इसकी कैपेसिटी थी, और 10 ग्राम ही इसमें क्या आ गई? 10 ग्राम ही इसमें जलवाष्प आ गई अगर किसी स्थिति में, तो इस स्थिति को अपन बोलते हैं संतृप्त वायु। संतृप्त वायु क्या है? जब आर्द्रता सामर्थ्य जो है वह पूर्ण हो जाता है। मान लो कि 10 ग्राम आर्द्रता सामर्थ्य है, अगर इसमें जलवाष्प भी 10 ग्राम हो जाती है तो इसे अपन बोलते हैं संतृप्त वायु। और औसांक, औसांक क्या है? कि वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे बोला जाता है औसांक। तो संतृप्त वायु अपन ने देख लिया और औसांक देख लिया। तो इस समय क्या होता है कि इस समय सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो कितनी हो जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाती है? पूरी 100% जब सापेक्षिक आर्द्रता होती है तो उसे अपन बोलते हैं संतृप्त वायु। अब देखते हैं औसांक। औसांक देख लिया कि वह तापमान जिस पर वायु जो है वह संतृप्त हो जाती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता 0 हो जाती है। जितनी कैपेसिटी होती है वायु की उतनी जलवाष्प अगर आ जाए तो वही स्थिति होती है अपने संतृप्त वायु की। अब अगला अपन देखते हैं कि संघनन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। कि जब जो है जलवाष्प किस अवस्था में होती है? अपने को पता है कि जलवाष्प जो है वह गैसीय अवस्था में है, परंतु यह पुनः तरल या ठोस अवस्था में अगर बदलने लगे, गैसीय अवस्था से पुनः जल जो है वापस ठोस या तरल अवस्था में बदल जाए, तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। तो अब हमें पता है कि पहले वाष्पीकरण देखा। वाष्पीकरण कैसे हो रहा था? तापमान बढ़ने से। जैसे जैसे जो है ऊपर जाने लगती है वायु, संतृप्त वायु ऊपर जाने लगती है, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो तापमान घटने लगता है। तो अब वापस जब तापमान घटेगा तो पुनः जो ये पुनः जो वाष्पीकृत वायु थी या जो जलवाष्प थी यह पुनः वापस तरल में बदलने लगती है। ऐसी स्थिति जो है संघनन की होती है। कौन कौन से कारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले? वायु का आयतन। अगर वायु का आयतन बढ़ेगा तो संघनन क्या हो जाएगा? संघनन कम हो जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे अपन तापमान, तापमान अगर बढ़ता है तब भी संघनन क्या होता है? संघनन कम हो जाता है। यानी कि इन दोनों का विपरीत संबंध जो होता है वह किससे होता है? विपरीत संबंध होता है कंडेंसेशन से, संघनन से। वायु दाब अगर बढ़ेगा तो क्या होता है? तब कंडेंसेशन बढ़ जाता है। और आर्द्रता जब बढ़ेगी तब भी कंडेंसेशन या संघनन बढ़ जाता है। यानी कि समानुपाती संबंध जो होता है वो होता है वायु दाब और आर्द्रता से। अब मुख्य कारक क्या है? संघनन होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि तापमान बढ़ा तब तो वायु ऊपर उठ गई, जलवाष्प की मात्रा उसके साथ ही। और जब तापमान पुनः घटेगा तो तापमान घटेगा तभी जो है जलवाष्प जो है गैसीय अवस्था से पुनः किस में बदलेगी? पुनः तरल या
ठोस में बदलेगी। तो संघनन का मेन कारण क्या है? ताप का ह्रास, तापमान का कम होना ही संघनन का कारण है। अब अगला देखते हैं ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन जो है मैडम ने आपको भी पढ़ाया होगा, अगर आपने क्लास ली है साइंस की या पहले आपने कभी भी पढ़ा हो। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन यह होता है कि जब जलवाष्प जो है, जलवाष्प गैसीय अवस्था में है, यह तरल में नहीं बदले, सीधे ही ठोस में बदल जाए, तो उस अवस्था को अपन कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे अपन ने अब देखते हैं कि संघनन केंद्र क्या है, कंडेंसेशन न्यूक्ली क्या है। पिछली कक्षा में अपन ने हाइग्रोस्कोपिक नाभिक के बारे में पढ़ा था, यानी कि धूल के कण या जो भी प्रदूषण से जो भी छोटे छोटे कण निकलते हैं, या अपन नमक के कण मान सकते हैं। इन कणों के चारों ओर क्या होता है कि जो जलवाष्प होती है वह उसकी जलवाष्प की बूंदें जो है संघनित होकर उसके आसपास जमने लगती है। वह आकर्षण का केंद्र होता है जलवाष्प के लिए। तो स्वतंत्र हवा में छोटे कण जो होते हैं उनके चारों ओर संघनन होने लगता है, जलवाष्प इनके चारों ओर बदलकर उनका संघनन होने लगता है। ये कण पानी को अवशोषित करते हैं, इसलिए यह अच्छे केंद्र माने जाते हैं। तो इन्हें हाइग्रोस्कोपिक नाभिक भी बोला जाता है। दूसरा नाम पहले भी बताया गया था आप लोगों को, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनका संघनन केंद्र का दूसरा नाम जो है वह होता है हाइग्रोस्कोपिक नाभिक भी इन्हें बोला जाता है। तो ये क्या है? यह हाइग्रोस्कोपिक नाभिक भी कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे कि संघनन के रूप कितने, संघनन किन किन रूपों में होता है। तो पहले अपन देखते हैं संघनन का पहला रूप है ओस, हिमांक से ऊपर, यानी कि जब तापमान जो है बर्फ जमने से ऊपर का तापमान है, 0 डिग्री से ऊपर का तापमान है जब, तो उसके आसपास जो है जब जलवाष्प वापस संघनित होने लगती है। पेड़ पौधों पे अगर अपन कई बार पत्तियों पे देखते हैं कि छोटी छोटी जो है बूंदे अपने को देखने को मिलती है, ये बूंदे ही जो है वह कहलाती है ओस। जलवाष्प संघनित होकर छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर घास या पत्तियों पर जब जमा होती है तो उसे बोला जाता है ओस। क्या क्या परिस्थितियां चाहिए इसके लिए? ओस के लिए साफ आकाश होना चाहिए, शांत वायुमंडल होना चाहिए, सापेक्षिक आर्द्रता जो है वह उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी संघनन होगा। और अब देखेंगे कि ठंडी व लंबी रात होनी चाहिए और तापमान जो हिमांक से ऊपर है, यानी कि 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तापमान जब 0 डिग्री से ऊपर होगा और संघनन होगा तब स्थिति बनेगी ओस की। और अगर तापमान जो है वह 0 डिग्री से नीचे हो जाए, हिमांक से नीचे हो जाए, तब जो है स्थिति बनेगी, सेम ही कंडीशन होती है ओस और तुषार की, लेकिन तापमान जो है 0 डिग्री से ऊपर तब तो होता है ओस, और जब यह तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तब स्थिति बनती है तुषार की। तो ये आपको फोटो में दिखाया गया है, जैसे इन घास के ऊपर जो है छोटी छोटी बूंदें हैं, यही ओस है। इस समय तापमान 0 डिग्री से अधिक है, और जब तापमान जो है यह 0 डिग्री से भी कम होने लगता है, 0 डिग्री से कम होता है और संघनन की स्थिति होती है, तो इस प्रकार अपने को बर्फ देखने को मिलती है, हिम के रूप में यह जमा होती है। इसे ही अपन बोलते हैं फ्रोस्ट या तुषार इसे बोला जाता है। अब अपन देखते हैं कि कोहरा क्या है, कैसे बनता है। तो क्या होता है कोहरा? कोहरा एक प्रकार से अगर अपन माने तो एक प्रकार से यह बादल ही है, संघनन का ही रूप होता है। बादल जो है अगर अपन को नीचे देखने को मिलते हैं तो वही कहलाता है कोहरा। तो धरातल के समीप जो है इस समय क्या होता है? जलवाष्प का संघनन होता है। जब ये धरातल से ऊपर जलवाष्प का संघनन होगा तो अपने को बादल के रूप में दिखाई देता है, और जब धरातल के समीप संघनन होने लगता है तो स्थिति बनती है कोहरे की, या इसे बोला जाता है फोग। अब जब जो है कोहरे की तुलना में कुहासे की बात करें, तो कोहरा और कुहासा वैसे तो क्या होती है, कोहरा और कुहासा वैसे तो एक जैसा ही है, लेकिन जो दृश्यता है अपन अधिक दूरी तक देख पाते हैं किसमें? कुहासे के समय अपने को विजिबिलिटी जो होती है वह थोड़ी सी अधिक होती है। 1 किलोमीटर के आसपास जब कोहरा जो होता है, कोहरे के समय विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अपने को थोड़ी दूर के बाद में ही दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो स्थिति होती है कोहरे की। लेकिन अगर विजिबिलिटी अधिक हो, अपन थोड़ी सी दूर तक देख पाएँ, तो वो स्थिति जो होती है वो स्थिति होती है कुहासे की या मिस्ट की। अब अपन देखते हैं अगला धुआंसा। तो धुआंसा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो धुआं जिसे बोला जाता है स्मोग, और दूसरा जो है वह है फोग। फोग क्या था? फोग अपने को पता है कि कोहरे की स्थिति हो और उसमें जो प्रदूषण से जो भी धुआं आता है वह अगर मिल जाए, फोग में जब धुआं मिल जाएगा तो स्थिति होगी स्मोक की, धुआंसे की। तो धुआंसे की अगर अपन देखें स्थिति तो मेनली
दिल्ली के आसपास अपन जब भी देखते हैं ये चित्र जो है, तो दिल्ली में ये जो है विजिबिलिटी कम हो रही है धुएं से प्लस फोग से, तो ये स्थिति होती है अपने किसकी, स्मोक की स्थिति यह होती है। कोहरे और कुहासे में कुछ अंतर अपन देख लेते हैं। नमी की मात्रा जो होती है कोहरे में कम होती है और कुहासे में नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी। कुहासा जो है मेनली अपने को पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और कोहरा जो है समतल मैदानी क्षेत्रों में कोहरा मेनली होता है। अब चलते हैं अपन आगे। आगे अपना जो टॉपिक है वह होगा बादल और वर्षा क्या है। तो बादल को अपन देखेंगे, बादल क्या है। बादल क्या है कि जब रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा संघनन जो होता है, उस स्थिति में बादलों का निर्माण होता है। तो संघनन से ही किनका निर्माण हुआ है, संघनन से ही बादल का निर्माण हुआ है। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के कणों के समूह होते हैं जो हवा में जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होता है, जिससे यह विभिन्न आकारों और प्रकारों में होते हैं। कौन कौन से बादल होते हैं, उनके आकार प्रकार क्या होते हैं, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि बादलों के प्रकार। बादलों के प्रकार में क्या है, पहले अपन ने देखा था कि बादल का निर्माण होता है संघनन से, और किससे, रुद्धोष्म प्रक्रिया से। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है कि हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है तो एक समय बाद तापमान पुनः गिरने लगता है, और तापमान गिरने से जो है संघनन होने लगता है, और संघनन की अवस्था में ही बादलों का निर्माण होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, उससे बादलों का निर्माण होता है। अब बादलों के प्रकार में अगर अपन देखें तो ऊंचाई के आधार पर अपन बादलों का प्रकार पहले देखते हैं। सबसे ऊपर जो बादल होते हैं, सबसे ऊपर जो बादल होते हैं वह है अपने पक्षाभ मेघ, या पक्षाभ मेघ को बोला जाता है सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड में बात करें तो सिरस क्लाउड लगभग 5,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कुछ जगह पे ने 5,000 से 12,000 मीटर पर लिखा गया है। एनसीईआरटी में अपने लिखा गया है कि यह 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अब 12,000 की मीटर से ऊपर जो है अपने को बादल नहीं देखने को मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते, क्योंकि अपन ने पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में जो है वह सारी मौसमी घटनाएं होती है, और क्षोभ मंडल जो है लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास जो ऊंची परत है वो अपनी क्षोभ मंडली है। उसके बाद में दूसरी वायुमंडल की परत शुरू हो जाती है। तो 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जो अपने को बादल देखने को मिलते हैं उनका नाम है पक्षाभ मेघ, या अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं सिरस क्लाउड। पक्षाभ जो है यह पक्षियों के जो पर होते हैं उनके समान थोड़े से दिखते हैं ये बादल, इसीलिए इनका नाम दे दिया पक्षाभ मेघ। तो अब क्योंकि ये बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो इनसे छाया वाया इतनी अधिक नहीं होती है पक्षाभ मेघ के द्वारा। यह पतले सफेद और पंख के आकार के होते हैं, पंख के आकार के होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया जाता है पक्षाभ मेघ या सिरस क्लाउड। हल्के और बिखरे हुए होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो बादल होते हैं वह होते हैं पक्षाभ मेघ। अगला अपन देखते हैं दूसरा, तो कपासी मेघ। कपासी मेघ से है कि रुई के समान जो भी मेघ दिखते हैं, रुई जो होती है उसके समान, ये यहाँ पिक्चर दी हुई है, इसके समान जो मेघ होते हैं रुई के समान ये लगते हैं, तो इन्हें इसीलिए कपासी मेघ या क्यूमुलस क्लाउड बोला जाता है। तो पक्षियों के पर के समान जो दिखते हैं वो हो गए पक्षाभ, रुई के समान जो दिखेंगे, कपास के समान जो दिखेंगे वह हो जाएगा अपने पास कपासी या क्यूमुलस क्लाउड। पक्षाभ मेघ के निचले स्तर पर जो बादल होते हैं 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर, उन्हें बोला जाता है क्यूमुलस या कपासी मेघ। रुई के समान दिखते हैं और आकाश में बिखरे रहते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं। इनका आधार जो होता है वह बिल्कुल चपटा होता है। ऊपर से तो ये रुई के समान हो जाते हैं और आधार से जो है ये बिल्कुल चपटे होते हैं। तो दो अपन ने देख लिया ऊंचाई के आधार पर, सबसे ऊपर पक्षाभ, उसके बाद में कौन सा देखा, उसके बाद में कपासी। आगे देखते हैं कि स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्तरी मेघ नाम से ही पता चल रहा है कि स्तर के रूप में, एक के बाद एक लेयर के रूप में जो बादल पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्तरी मेघ। तापमान में बदलाव से स्तरी मेघों का निर्माण होता है। अब देखते हैं वर्षा मेघ। आपको एग्जाम में या कहीं भी अगर निम्बस शब्द ये दिख जाए, तो निम्बस शब्द जहां भी दिखेगा उसका अर्थ है कि वह वर्षा कराने वाले बादल होंगे। जहां जहां जिन जिन बादलों के साथ निम्बस आता है उसका अर्थ होगा कि भारी वर्षा कराने वाले यह बादल हैं। तो वर्षा मेघ या निम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड है अपन जब भी देखते हैं तो ये काले वह गहरे बादल होते हैं। कुछ इस प्रकार के ये बादल हैं, पृथ्वी की सतह के करीब होते हैं और ये घने होते हैं। तो जो विरल जो बादल हैं वह है पक्षाभ, और जो घने होते हैं वह बादल होते हैं वर्षा मेघ या निम्बस क्लाउड। तो भारी वर्षा कराने वाले बादल ये हैं। अपने को यही याद रखना है कि निम्बस जहां भी शब्द आ गया तो उसका अर्थ होगा कि वह वर्षा कराने वाले बादल हैं।
बादलों के अन्य प्रकार भी अगर अपन यहाँ देख लेते हैं तो अपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बादलों के बारे में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ अधिक अपन पढ़ेंगे बादलों के बारे में, ताकि अगर थोड़ा सा भी हार्ड होता है अपना क्वेश्चन पेपर तो अपन आसानी से उस पेपर को हल कर सकें और दूसरों से जो है अपन आगे निकल सकें। अन्य प्रकार के बादल अपन देखते हैं तो बादलों की ऊंचाई के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियां थी। ऊंचे बादल हो गए पक्षाब। अब पक्षाब और स्तरी को मिला के नए बादल मिलेंगे पक्षाब स्तरी। पक्षाब और कपासी को मिलाकर नए बादल बनेंगे, उन्हें अपन बोलेंगे पक्षाब कपासी। मध्यम ऊंचाई में जो बादल मिलते हैं अपने को स्तरी मिलते हैं। स्तरी मध्य हो जाएगा और कपासी इनमें मिल जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा स्तरी कपासी या कपासी स्तरी। तीसरा है कम ऊंचाई पर जो बादल होते हैं, सतह के आसपास जो बादल होते हैं वह होते हैं स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ। अब है अपन ने देखा था कि बादल कैसे बनते हैं। बादल जो है रुद्धोष्म प्रक्रिया से बनते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस से बनते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है कि वायु जो है जलवाष्प जिसने धारण करी हुई है वो ऊपर जाएगी तो तापमान कम होगा। तापमान कम होने से पुनः जलवाष्प का संघनन होने लगता है तथा भारी जलवाष्प जो है वापस नीचे आने लगती है वर्षा के रूप में। तो यही क्या हो जाएगा, यही रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है। अब बादल बनने के दो तरीके हैं। तो बादल जो है अगर तेजी से ऊपर जा रहे हैं, प्रबल तरंगों के रूप में ऊपर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में बादल जो है कैसे बनेंगे, उस स्थिति में कॉटन लाइक जो बादल बनेंगे, क्यूमुलस लाइक जो है वह क्लाउड्स बनते हैं। और अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तब जो बादल बनेंगे वह लेयर्स के रूप में बनेंगे, स्तरीय बादल इस समय बनेंगे। अब बादलों का वर्गीकरण अपन पुनः देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो अपन ने देखा ऊंचाई के आधार पर देख लिया। अब बादलों का वर्गीकरण जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद ने जो किया है, उन्होंने क्या किया है कि इसे 10 भागों में बांटा है, वो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ क्लास में साथ के साथ ही बता दिया जाएगा, जो अपने को याद रखना है। तो पहले अपन देखेंगे उच्च मेघ, फिर मध्यम वेग, फिर निचले मेघ और उसके बाद में ऊर्ध्वाधर विकास वाले भी अपन मेघों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है उच्च मेघ। उच्च मेघ का अर्थ हो जाएगा कि 5000 से लगभग 12000 मीटर की ऊंचाई पर जो मेघ होते हैं वह उच्च मेघ होते हैं। इनमें पहला आ जाएगा पक्षाभ मेघ। तो जहां जहां अपने को पक्षाभ मिल जाए तो उसका अर्थ पहला तो अपन लेंगे कि पक्षी के जो पर होते हैं उसके समान जो मेघ है वह सारे पक्षाभ मेघ हैं। और चक्रवात की जो स्थिति है, पक्षाभ मेघ जब जब मिलते हैं तो यह माना जाता है कि चक्रवात आने की संभावना है। तो जहां भी पक्षाभ लग रहा है तो वहां अपने को साथ के साथ ये भी याद रखना है कि चक्रवात की स्थिति के समय ऐसे बादल बनते हैं। पक्षाभ मेघ में क्या है कि सबसे ऊपर, सब वायुमंडल में सबसे ऊपर ही ऊपर जो बादल पाए जाते हैं वह कौन से बादल होते हैं, वह होते हैं पक्षाभ मेघ। हिम कणों से बनते हैं, इनका रंग उजला होता है। और ये मेन अपने को यहाँ याद रखना है कि पक्षी के पंखों के समान पक्षाभ जब आ जाए तो कैसे होते हैं, ये पक्षी के पंखों के समान होते हैं। ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अपने को याद रखना है कि चक्रवात आने के संकेत होते हैं पक्षाभ मेघ। बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, छाया वाया कोई नहीं बनती और कम चांस होते हैं बारिश होने के। अगला देखते हैं पक्षाभ स्तरी। थोड़ा सा नीचे आते हैं पक्षाभ से। तो स्तरी और पक्षाभ दोनों मेघ मिलकर पक्षाभ स्तरी बादलों का निर्माण करते हैं। यह पृथक पृथक नहीं होते बल्कि महीन सफेद चादर के रूप में होती है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो यह है कि यह हेलो का निर्माण करता है, एक वलय का निर्माण करता है। दिन में तो सूरज के चारों ओर वलय का निर्माण करता है और रात में जो है यह चंद्रमा के चारों ओर एक वलय का निर्माण करता है। कौन से बादल, पक्षाभ स्तरी। तो पहले का क्या था, पहले का देखा था कि इनकी पक्षाभ जो मेघ होते हैं वह पक्षी के पर के समान होते हैं, तथा अपन ने देखा कि चक्रवात आने की स्थिति होती है। हर पक्षाभ में लगभग चक्रवात आने की स्थिति हो सकती है। पक्षाभ स्तरी की मुख्य विशेषता क्या है कि यह हेलो का निर्माण करते हैं। कुछ चित्र में जो दिया हुआ है ये अपना सूरज है और उसके चारों ओर जो ये अपने को रिंग दिख रही है इसे ही बोला जाता है हेलो। तो हेलो का निर्माण कौन से करेंगे, ये करेंगे पक्षाभ स्तरी। अगला देखते हैं कि पक्षाभ कपासी। पक्षाभ मेघ और कपासी मेघ, रुई के समान जो मेघ होते हैं, दोनों मिलकर जो है बादल का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं पक्षाभ कपासी। यह रिपल्स के रूप में जो होता है, रिपल्स का मतलब कि छोटी छोटी लहरों के रूप में जो है उस समान इनकी आकृति होती है। इनमें कपास के ढेर जैसे छोटे छोटे बादल होते हैं, ज्यादातर छाया नहीं बनती। तो जो बादल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है उनसे छाया नहीं बनती है तथा वर्षा की संभावना भी बहुत कम होती है। अब ये जो है ये मछली की पीठ के समान दिखाई देते हैं। क्योंकि ये मछली के पीठ के समान दिखाई देते हैं इसीलिए इसका अन्य नाम जो है इन्हें मैकेरल स्काई भी बोला जाता है। तो मैकेरल स्काई कौन सा है, मैकेरल स्काई जो है वह है सीरोक्यूमुलस क्लाउड या पक्षाभ कपासी मेघ। पक्षाभ कपासी मेघ जो है
उनका दूसरा नाम क्या है? उन्हें बोला जाता है मैकेरल स्काई। मैकेरल स्काई का मतलब है कि मछली के पीठ के समान। अब मध्यम ऊंचाई वाले देखते हैं, तो सबसे ऊपर जो थे वो 7,000 से या 5,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उसके बाद में 2,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उन्हें मध्यम ऊंचाई वाले बादल बोलते हैं। तो उनमें पहला आता है मध्यम स्तरीय मेघ या अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। तो ये इनकी क्या होती है? परतें मोटी होती है, भूरा व नीला रंग होता है, बारिश उनसे कोई खास होती नहीं है। मध्यम कपासी जो है सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट मध्यम कपासी अभी कोई पॉइंट नहीं आया इनमें अपने लिए। निचले मेघ जो है धरातल से नीचे, तो मेन जो अपन ने याद रखना है, पक्षाभ मेघ के जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो याद रखने हैं। मध्यम वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्यम वाले में अगर याद रखो तो आप ये याद रख सकते हो कि सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं मध्यम कपासी। मध्यम वाले जितने भी होंगे वो दिखने में अच्छे होते हैं, बाकी कुछ काम वाम इनका इतना ज़्यादा नहीं है। अब निचले मेघ देखते हैं, तो निचले मेघ कौन से हैं? 2,000 मीटर से जो नीचे बादल बनते हैं वह निचले मेघ कहलाते हैं। क्या क्या है इनमें? पहला है स्तरी कपासी मेघ। स्तरी कपासी या स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, ये क्या होते हैं? यह गोल गोल चकत्तों के रूप में दिखाई देते हैं, आकाश का आंशिक रूप से ढकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं स्तरी मेघ। तो स्तरी मेघ क्या है? स्ट्रेटस क्लाउड क्या है? कि धरातल से थोड़ी सी ऊंचाई पर होते हैं, कोहरे की तरह आकाश को ढक लेते हैं। तो कोहरे की तरह ढकने वाले बादल कौन से हैं? स्तरी मेघ जो होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड, यह होते हैं। ये धरातल के बहुत ही करीब होते हैं। अब वर्षा स्तरी जो है, थोड़े से इंपॉर्टेंट बादल जो हैं, इनका रंग जो है गहरा भूरा होता है, बहुत ही ये सघन होते हैं। और इतने सघन होने के कारण जब ये बादल आसमान में प्रकट होते हैं तो अंधेरा छा जाता है। इनसे काफ़ी वर्षा होती है, और जहाँ भी निम्बो लग गया उसका मतलब ही क्या होगा? निम्बस जहाँ भी लग गया उसका मतलब होगा कि यह वर्षा कराने वाले बादल होंगे। अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर विकास के आधार पर अपन बादलों को देखते हैं। तो ऊर्ध्वाधर विकास के आधार पर देखें तो आधार से शीर्ष तक 18 किलोमीटर या उससे अधिक होते हैं। अपन ने देखा था ट्रोपोस्फियर में कि विषुवत रेखा के आसपास जो है वह क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वह धीरे धीरे कम हो जाती है। एवरेज जो है 12-13 किलोमीटर के आसपास अपना क्षोभ मंडल होता है। अब इनमें पहला आता है क्यूमुलस क्लाउड या कपासी मेघ। कपासी मेघ, इनको जो है अपन बोल सकते हैं कि ये रुई के समान होते हैं, या इन्हें बोल सकते हैं कि गोभी के फूल के समान जो है इनकी आकृति होती है। तो गोभी के फूल के समान या रुई के समान कौन से हो गए? कपासी मेघ या क्यूमुलस क्लाउड। यहाँ कोशिश करें कि आप इनका इंग्लिश में जो नाम है वह भी याद रखें, क्योंकि कपासी मेघ तो सीधा सीधा ही पड़ा है, मतलब रुई के समान है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको कपासी नहीं देकर सीधा क्यूमुलस पूछा जाए। इनसे कभी कभी वर्षा होती है। अब कपासी वर्षी मेघ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, तो जहां भी निम्बस आ गया इसका मतलब ये क्या करवाएंगे? यह जो है वह बारिश करवाने वाले होते हैं। इनकी आकृति जो है निहाई के समान होती है। निहाई के समान आकृति अपन बोल सकते हैं कि हथौड़ी जैसे आकृति, जैसे ये आकृति दी हुई है अपने को ऐसी, इनकी भी आकृति कुछ जो है वह निहाई के समान इस प्रकार की कुछ आकृति होती है। कुछ इस प्रकार की, जैसे ये इसे बोला जाता है निहाई, हथौड़ी के समान। तो इनकी आकृति भी जो है वह निहाई के समान होती है। कपासी वर्षा में की मूसलाधार वर्षा होती है, ओले पड़ सकते हैं, और थंडर स्ट्रोम या इसे बोला जाता है तड़ित झंझा, वह सभी लाने वाले जो बादल हैं वह है अपने पास कपासी वर्षा मेघ। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। निम्बो जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि बारिश आने वाली है। अब उच्च मेघ 5,000 से 13,000 मीटर पर मध्यम आ जाएंगे 2 से 7, और 2 से नीचे जो होंगे वह क्या हो जाएंगे? निचले मेघ हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले लगभग 18 किलोमीटर तक जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले बादल बनते हैं। बादलों का स्वरूप अपन ने देखा था, तो क्यूमुलस जो होते हैं वह रुई के समान या गोभी के फूल के समान, और जो पक्षियों के परतों के रूप में होते हैं वह स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, और पक्षियों के पंख के समान होते हैं वह होते हैं अपने पक्षाभ मेघ। ऊंचे मेघ जो थे वह हल्के होते हैं, ठंडे होते हैं, और उनसे छाया नहीं बनती, चक्रवात आने के संकेत होते हैं ऊंचे जितने भी बादल होते हैं, और वर्षा की कम संभावना होती है। मध्यम मेघ जो होते हैं वह अच्छे दिखते हैं, दिखने में सुंदर है, बाकी इतना कुछ इनका काम नहीं है। फिर निचले मेघ जो है जो जमीन के करीब हैं उनसे कोहरा इन्हीं से होता है, और वर्षा आने की संभावना भी इनसे होता है। ऊर्ध्वाधर मेघ अपन ने देखे कि बहुत ऊंचे, शक्तिशाली, भारी बारिश और तूफान वाले होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में अपन देखेंगे वर्षा, और वर्षा का वितरण जो है वह संसार में किस प्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को देखने के लिए।
हो सकता है अगले आने वाले दिनों कोशिश यही रहेगी कि हर दिन आपकी क्लास लगाई जाए, पर अगर किसी दिन क्लास नहीं होती तो उसकी भरपाई आगे आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। अभी थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रहा हूँ, इसलिए रेगुलर क्लास लेने में मुझे थोड़ी-सी कठिनाई हो रही है, तो आप थोड़ा-सा एडजस्ट करें। जब तक पुराने जो भी पाठ पढ़ाए हैं उनका आप रिविज़न करते रहें, और मैं ट्राई करूँगा कि ऐप पर जो है, ऐप जो आप डेवलप किया जा रहा है उस पे टेस्ट सीरीज़ डाल दी जाए, ताकि जब आपकी क्लास नहीं हो तो आप टेस्ट के माध्यम से जो है अपने तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।